सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत बोधिसत्व बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबाजी फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज एवं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर और भारत में जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक सुधारना के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, उन सभी महापुरुषों को मैं आप सभी श्रोताओं की तरफ से और मेरी तरफ से विनम्र अभिवादन। आज जिनका स्मृति दिन है, जिनके साथ में हमने कार्य किया, जिनके मार्गदर्शन में हमने हमारे कार्य की शुरुआत की, वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के सच्चे अनुयायी, एक सामाजिक क्रांतिकारक वंदनीय कांशीराम जी को भी मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। आज कांशीराम साहब का स्मृति दिन है। बाबा साहब अंबेडकर के बाद कोई उनका ऐसा अनुयायी हो कि जिनकी स्मृति में भारतवर्ष में लोग कार्यक्रम करते हैं, मेले लगाते हैं, वो एकमात्र नाम है मान्यवर कांशीराम जी। कांशीराम साहब कोई घरंदाज, ऐसा कोई राजनीतिक परिवार का व्यक्ति नहीं थे और ना ही उनकी कोई मंशा थी। जब उन्होंने काम शुरू किया तो उसके पहले कोई एक राज्य की महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्होंने कोई राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया, ऐसा इतिहास नहीं बताता। समाज की जरूरत जब निर्माण हुई तब अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए और भारतवर्ष के बहुजन समाज को मनुवाद से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन भर कार्य किया। एक पंजाब के रोपड़ जिले के रहने वाले एक किसान के बेटे, एक साइंटिस्ट करके पूना के खड़की में जो डिफेंस का क्षेत्र है, वहाँ पे वे नौकरी के लिए वहाँ पे आए और उनको बाबा साहब अंबेडकर के बारे में भी कोई उतनी बड़ी जानकारी नहीं थी। बाकी लोग जैसे नौकरियां करते, बस उसी तरह वो भी अपनी नौकरी करते थे। लेकिन एक दिन उनका चपरासी 6 दिसंबर 1956 का दिन था
तो वो बड़ा रोने लगा और शोक करने लगा। तो ये रामदास जी सिख परिवार के कांशीराम साहब उस चपरासी को पूछते हैं कि भाई तू आज इतना क्यों रो रहा है, क्या बात है, ऐसा कौन सा संकट आपके ऊपर में आया तो जो तू इतना विलाप कर रहा। तो उस चपरासी ने बताया कि साहब हमारे बाबा गुजर गए। तो वो कहता, वो कांशीराम जी कहते, अरे तेरे अगर पिताजी गुजर गए हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा, तो तेरा जाने का इंतजाम कर देता हूं, तो अपनी तैयारी कर और जल्दी निकल जा। तो अपने कांशीराम साहब उनके पिताजी का नाम पूछता है। तो चपरासी कहता है कि सिर्फ मेरे ही पिताजी नहीं, मेरे ही बाबा नहीं, वो तो सारे भारत के अपने समाज के बाबा साहब है, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। उन्हीं के कार्य के बदौलत आज हम लोग इंसान की जिंदगी हम जी रहे हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो आज हम ऐसी जिंदगी जीने के लायक नहीं होते। तो ये सुनकर कांशीराम साहब को बड़ा आश्चर्य लगा। तो इसका जन्मदाता पिता नहीं होने के बावजूद भी वो इतना रोता है। तो उन्होंने और जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। तो उस चपरासी ने उनको जितना बताना था उतना बता दिया। और उनके जो दूसरे साइंटिस्ट सहकारी थे, जिनका नाम था खापर्डे जी, उन्होंने कांशीराम साहब को बाबा साहब की लिखी एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति का निर्मूलन, यह किताब उनको पढ़ने के लिए दी। चपरासी का नाम जिना भाना था। वो राजस्थान का शेड्यूल कास्ट स्वीपर कम्युनिटी का एक दलित आदमी था। और जब एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट ये उनके हाथ में किताब पढ़ी तो उन्होंने उसको 7 बार लगातार पढ़ा। उनको प्रज्ञा प्राप्त हुई, बाबा साहब के बारे में श्रद्धा निर्माण हुई और उनको दुख भी हुआ कि ऐसे महान व्यक्ति के कारण हम भारत के अछूत लोग और बहुजन समाज के लोग अधिकार लेकर, अधिकार को हासिल करके इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं और मुझे ऐसे महान व्यक्ति के बारे में कोई पता नहीं। उसका बड़ा उन्हें बुरा भी लगा। तो 56 के बाद करीबन 71 तक वो रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता लोग थे, पूना में जो उनकी गतिविधियां चलती थी, तो उनको ये चंदा इकट्ठा करके
उनको मदद करते थे। कई बार उनके मीटिंग का भी बंदोबस्त करते थे और वो मीटिंग में भी जाते थे। लेकिन दरमियान इनको उनके कार्य के बारे में, ये नेताओं के कार्य के बारे में कोई समाधान नहीं लगा और उनके कार्यकर्तृत्व का उनके ऊपर में एक बुरा असर पड़ने लगा कि ये लोग निकम्मे हैं, ये लोग कुछ करते नहीं और लोगों को चीटिंग करते हैं। तो ये उनके नज़र में आ गया और एक दलित महिला सरस्वती वाघमारे, इनके ऊपर में बलात्कार का एक कांड हुआ और वो कांड होने के बाद जब उनके घर में उनको मिलने के लिए, उनकी सांत्वना करने के लिए कांशीराम साहब अपने साथियों के साथ में गए तो उसका पिता कहता है कि मुझे सहानुभूति की जरूरत नहीं है, मेरे परिवार की आप लोग सिर्फ जिम्मेदारी लेना, मेरे बच्ची का बलात्कार जिसने किया मैं उसको मार डालूंगा। तो ये सारी बातें सुनकर कांशीराम साहब के ऊपर बड़ा गहरा असर हुआ और उनके मन में एक चिड़ निर्माण हुई कि इतना अत्याचार, इतना अन्याय होने के बावजूद भी बाबा साहब को मानने वाले लोग अपने आंदोलन को गतिशील नहीं कर पा रहे हैं। और तब से उन्होंने ठान लिया कि ना मेरी कोई नौकरी होगी, ना मेरी शादी होगी, ना मेरा कोई घर बार होगा। उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और अपने घर में पिताजी को, माँ को खत लिखा कि माँ, आप अभी मैं केवल आपका पुत्र नहीं रहा, मैंने अपने को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन खड़ा किया, जो अधूरा है उसको पूरा करने के लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर लिया। आज से मैं किसी के शादी में नहीं जाऊंगा, ना घर में आऊंगा, ना किसी के मयत में जाऊंगा। मैं तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये संकल्प उन्होंने अपने माँ बाप को चिट्ठी में लिखकर भेज दिया। पूना के जो साथी थे उनसे और जानकारी हासिल करते रहे और 1974 से 78 तक उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन कैसे कामयाब होगा इसका नियोजन किया। वो हमेशा उनके काम करने की पद्धति थी प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड देन एक्शन। नियोजन करना, तैयारी करना और बाद में एक्शन करना। हालांकि अक्सर ऐसा बाकी लोग हमेशा नहीं करते। नियोजन के बगैर, प्लानिंग के बगैर और तैयारी के बगैर जो लोग एक्शन करते हैं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। और कांशीराम ठहरे साइंटिस्ट, एक शास्त्रज्ञ के नाते उनको उसकी जानकारी थी और ये सब बातें उनको पहले से ही समझती थी और इसीलिए उन्होंने पूरा नियोजन किया
कि अगर बाबा साहब का कारवा अगर आगे लेके जाना है तो हमने किसी के शत्रु के सामने अगर हम हाथ फैलते हैं तो हमारा कारवा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय रिपब्लिकन पार्टी के लोग साधनहीन थे और वो कोई कांग्रेस के पीछे तो कोई जनसंघ के पीछे जाकर उनकी मदद से अपना आंदोलन चलाया करते थे। कांशीराम ने सोचा कि उनकी मदद से तो यह आंदोलन आगे नहीं जा सकता, जो सहारा देंगे वो इशारा भी करेंगे, अगर उनके इशारों से हम चले तो बाबा साहब का कारवा हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उन्होंने पहले सोचा कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। उन्होंने नियोजन में उन्होंने आंदोलन के लिए दिमाग चाहिए, आंदोलन के लिए धन चाहिए और आंदोलन के लिए कार्यकर्ता चाहिए, यानी मैन पावर चाहिए। तो ये तीन बातों को जुटाने के लिए उन्होंने कर्मचारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो 1974 से लेकर 78 तक ये 4 साल उन्होंने पूरे भारत के कर्मचारियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने केवल शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों को इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब का आंदोलन कोई एक जाति के लिए नहीं था। आरएसएस के लोग, मनुवादी लोग, कांग्रेस के लोग बाबा साहब को दलितों का नेता ऐसा पेश करते रहे और उसी का प्रभाव हमारे समाज के ऊपर भी गिरा और हमारे समाज के लोग भी बाबा साहब को दलितों का मसीहा, दलितों के नेता, दलितों का बस यही रट हम भी लगाते रहे। और बाबा साहब ने तो समाज के सारे तबके के लिए काम किया, ओबीसी के लिए काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए भी काम किया और देश की सभी महिलाओं के लिए भी काम किया। तो ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करना, यही उन्होंने ठान लिया। ये उनकी मैच्योरिटी थी, ये उनकी परिपक्वता थी। तो उन्होंने इन समाज के कर्मचारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि पहले संगठन बनाते, बाद में लोगों को जुटाते। कांशीराम साहब ऐसा नहीं करते थे, पहले तैयारी करते थे, बाद में नाम देते थे। उन्होंने इस समाज के कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उसका नाम दिया बामसे, BAMCEF, बैकवर्ड क्लास SC/ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। अनुसूचित जाति, जमाती और पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्याक लोगों के कर्मचारियों का संघ, महासंघ यानी फेडरेशन, ये नाम दिया और उस नाम से 78 से लेकर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सारे भारत में उन्होंने बामसेट के नाम से कार्यक्रम लेना शुरू कर दिया। विषय रखते थे
कि ये बाबा साहब का कारवा पीछे क्यों रहा, उसको आगे हम लेके जा सकते या नहीं, इसका पुनरुज्जीवन हम कर सकते या नहीं, ऐसे विषय कर्मचारियों के सामने रखे। और सुनने के लिए सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं बुलाया करते, तो कर्मचारी जो जुटे हैं उनके परिवार को भी वो बुलाते। परिवार के साथ कर्मचारी बामसेफ से जुड़ने लगे। वो उनकी एक परिपक्वता थी कि एक कर्मचारी कोई अकेला कर्मचारी नहीं है, उसकी बीवी है, उसका लड़का है, उसकी लड़की है, उसका माँ है, उसका बाप है। तो इससे मैन पावर भी खड़ी होगी, जो मैन पावर संघर्ष कर सके, क्योंकि कर्मचारी तो संघर्ष नहीं कर सकता, क्योंकि नौकरी करते समय जो नियम रहते हैं उस नियम का वो बंदिस्त रहता है, लेकिन उसकी बीवी बंदिस्त नहीं रहती, उसका बेटा बंदिस्त नहीं रहता, उसकी बेटी बंदिस्त नहीं रहती, उसका बाप, उसकी माँ, ये तो आज़ाद रहते। अगर उनको तैयार किए तो ये सारे लोग अपने मैन पावर का इस्तेमाल इस समाज के लिए कर सकते। तो 74 से 78 तक तो उन्होंने कर्मचारियों का गठन किया, बामसेफ का निर्माण, भले ही घोषणा उन्होंने 78 को की, लेकिन 78 से 81 तक उन्होंने DS4 की तैयारी की, दलित शोषित संघर्ष समिति। ये 85% ब्राह्मण, बनिया और बड़ा जमींदार छोड़कर ये सारे लोगों की एक इनके लिए संघर्ष करने वाली ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने 1981 में 6 दिसंबर को लॉन्च की। तब तक के तो पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन केवल संघर्ष करने से तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने तो ऐसा कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मेन की बाय व्हिच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉ। राजकीय सत्ता ये मास्टर चाबी है, उस चाबी के सहारे आप कौन सा भी ताला खोल सकते हैं। और राजनीति करने के लिए राजनीतिक दल की स्थापना करना, निर्माण करना अनिवार्य था। जो बाबा साहब जाने के पहले रिपब्लिकन पार्टी के नाम का एक दल 3 अक्टूबर 1957 को निर्माण हुआ था, लेकिन बाबा साहब जो चाहते थे कि ये सारे देश के लोग इस पार्टी में शामिल हो, लेकिन उनके जाने के बाद जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया उनमें वो ताकत नहीं थी, उनमें वो बौद्धिक क्षमता नहीं थी कि वो सारे समाज को इस पार्टी में लाने के लिए वो प्रयास कर सके। और रिपब्लिकन पार्टी ये एक जाति का धड़ा बन गई, और कुछ जब हासिल नहीं होता तब उनमें झगड़े भी इतने हो गए कि 58 को रिपब्लिकन पार्टी का टूटना शुरू हो गया। तो हर साल वो टूटती ही रही। तो ऐसे पार्टी का नाम लेने के बाद नया पुनरुज्जीवन, आंदोलन का पुनरुज्जीवन करना मुमकिन नहीं था। पार्टी का नाम लेकर पार्टी चलाना ये एक अलग बात थी, और बाबा साहब का आंदोलन खड़ा, उसका पुनरुज्जीवन करना ये बात अलग थी। ये दोनों बातें एक जैसी नहीं थी। आज भी लोग पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करते हैं, उसको कुछ लगता भी नहीं,
50 लोगों को इकट्ठा किया, पार्टी रजिस्टर्ड की और खोल दी। उसका वो आंदोलन नहीं होता, वो खेल होता, वो पॉलिटिकल राजनैतिक एक खेल होता है। और कांशीराम साहब को खेल करना उनका मकसद नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल का निर्माण किया। वो 1984 में, और 1984 में जब चुनाव आए तो पहले ही बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 202 उम्मीदवारों को कांशीराम जी ने खड़ा किया। इसकी तैयारी अगर इसके पूर्व नहीं होती तो 202 लोग और उनका प्रचार करने वाले हजारों लोग वो नहीं मिलते। तो पहला उनको मालूम था कि अगर हम 202 लोग खड़े करते हैं तो हमें कोई सफलता हासिल नहीं होगी, हम तो हारने वाले लोग ही पहचानते जाएंगे। तो कांशीराम जी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते थे। उन्होंने कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया। बामसेब का संगठन एक प्रशिक्षित कर्मचारियों का एक संगठन था जो पे बैक टू सोसाइटी के लिए काम करे। कर्मचारी की संगठन ट्रेड यूनियन होती है, लेकिन वो नहीं चाहते कि कर्मचारी केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करे। ट्रेड यूनियन के लोग अपनी समस्या को लेकर काम करते हैं, लेकिन बामसेब का संगठन समाज के समस्या के लिए वो उसका निर्माण हुआ। और ये कांशीराम साहब इन कर्मचारी कार्यकर्ताओं के कैडर कैंप लेकर, प्रशिक्षण वर्ग लेकर उनको तैयार करते थे। वैसे DS4 के भी जो कार्यकर्ता तैयार हुए उनका भी उन्होंने कैडर बनाया, उनके भी कैडर कैंप लिए। और वो बामसेब और कर्मचारी का जो प्रशिक्षित कैडर था, उस कैडर में से कुछ लोगों को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करने के लिए आगे लाया। जो लोग प्राध्यापक थे उनको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, जो लोग वकील थे उनको नौकरी छोड़ने उनको भी जरूरत नहीं, जो डॉक्टर थे उनको भी जरूरत नहीं थी, जो सरकारी नौकरियों में थे और उनकी जरूरत अगर है तो कुछ लोगों को उन्होंने इस्तीफा देकर राजनीति में लाया। ऐसे और फिर बाहर के लोग और DS4 के लोग, ऐसे 3 तबके के लोग, बामसेब के कुछ लोग, DS4 के कुछ लोग और आम जनता से कुछ लोग, ऐसे 202 लोगों को कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा के चुनाव में खड़ा किया। साथियों, इतनी मैच्योरिटी किसी और नेता में दिखाई नहीं देती। अगर ये परिपक्वता नहीं होती तो 202 लोगों को बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर खड़ा करना मुमकिन नहीं होता और उनका प्रचार करने के लिए संसाधन जुटाना भी कोई मुमकिन नहीं होता। तो ये चुनाव होने के पहले ही लोगों को, कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रशिक्षित किया कि हम पहले दफा कुछ साल हम हारने वाले लोग कहे जाएंगे, लेकिन उसके बाद में जो दौर आएगा हमारे कारण कुछ लोग हारेंगे, तो फिर लोग कहेंगे ये जीतते तो नहीं लेकिन दूसरों को हराते हैं। तो कांशीराम जी ने कहा कि तीसरा कदम होगा, हम लोग जीतने वाले होंगे और जिताने वाले होंगे, क्योंकि एकदम से तो हम लोग
कांशीराम को ये मालूम था कि एकाएक तो दिल्ली की सत्ता या किसी स्टेट की सत्ता किसी पार्टी को नहीं मिलती, तो बैलेंस करना पड़ता। तो बैलेंस करने के लिए किसी को जिताना पड़ता और किसी को हराना पड़ता, क्योंकि कांग्रेस पूरे भारत में फैली थी और भारतीय जनता पार्टी भी पूरे भारत में फैल गई थी। प्रादेशिक पक्ष थे अलग अलग राज्यों में और वो जाति के आधार पर खड़े थे। यादवों का पक्ष उत्तर प्रदेश में था, बिहार में था, कुर्मियों की पार्टी थी, कुर्मियों के नेता थे, मुसलमानों की पार्टी थी, मुसलमान नेता थे। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जाति के नाम से राजनीतिक दल निर्माण हुए थे, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर कोई उनका वजूद नहीं था। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय थी, कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय थी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय थी। तो कांशीराम जी चाहते थे हमें तो कोई जाति का संगठन नहीं बनाना और हमें कोई एक समाज का भी संगठन नहीं बनाना, हमको तो सारे समाज का राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय राजनीति करनी है, तो राष्ट्रीय संगठन बनाना जरूरी है। तो इन्होंने उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का अलग अलग जाति के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को इकट्ठा करके पार्टी के साथ में उन्होंने जोड़ा और बहुजन समाज का एक बहुजन राजनीतिक दल, बहुजन समाज पक्ष उन्होंने खड़ा किया। तो पहले तो उन्होंने टारगेट रखा। वो टारगेट था कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को जिस दिन 100 साल पूरे होंगे, वो 1991 में, तो 1991 में बहुजन समाज के लोगों की दिल्ली में सत्ता होगी, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। और उस समय तो लोगों को वोट भी डालने नहीं देते थे। ये ठाकुर लोग, बामन लोग, ये जमींदार लोग, ये कोई उनको वोट डालने जाते तो उनके ऊपर में हमला करते थे। तो ऐसी हालत में हमारा शासन भारत में कैसे हम लाएंगे? तो कांशीराम साहब ने जो उनमें जो संगठन का कौशल्य था, भारत के किसी दूसरे आदमी में उसकी तुलना में इतना कौशल्य नहीं था। और इसके साथ साथ राजनीतिक वो कूटनीतिज्ञ भी थे। ये उसका राजनीति में काम करना और राजनीति अज्ञान है, तो ये कोई अज्ञानी नेता राजनीति में कामयाब नहीं होता। जैसा उन्होंने कर्मचारी को इकट्ठा किया, युवकों को इकट्ठा किया, युवतियों को इकट्ठा किया, कामगारों को इकट्ठा किया, वकीलों को इकट्ठा किया, डॉक्टरों को, प्रोफेसर लोगों को इकट्ठा किया, उसी तरह उन्होंने उनमें एक राजनीतिक कूटनीति का भी बहुत बड़ा उनमें वो क्षमता थी। वो समीकरण करते थे, उनमें उनका जब तक के उसका कैलकुलेशन नहीं करते तब तक के वो आगे कदम नहीं डालते थे। तो उन्होंने कैलकुलेशन लोगों को भी बताया कि 3% लोग, 3.5% ब्राह्मण देश पर तुम पर राज कर रहे हैं और हम लोगों को शर्म नहीं आती। 3.5% लोग सत्ता पे बैठे हैं। वो पूरे के पूरे आंकड़े देते थे कि न्यायाधीश कितने हैं ब्राह्मण, 3.5% न्यायाधीश
ब्राह्मण 3.5% है, लेकिन न्यायाधीश कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, कर्मचारी कितने हैं, पार्लियामेंट में कितने हैं, असेंबलियों में कितने हैं, ये सारे आंकड़ेवारी वो लोगों को बताते थे और लोगों के वो समझ में बात आती थी। अगर 3.5% लोग हमारे ही वोटों से अगर वो सत्ता में जाते और कब्जा बनाते हैं सारे प्रशासन में, शासन में, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम नालायक है, हमारा अज्ञान उसका कारण है। तो हम हमारे नालायकी को खत्म करके हम लायक जितने जल्दी बनेंगे उतने जल्दी हम सत्ता के करीब जाएंगे। ये बात उन्होंने बार बार लोगों को समझाई और लोगों के समझ में आती रही। उनकी सभा कोई 4-5 हजार के लोगों की सभा नहीं होती थी, कम से कम 25,000 लोग, और उस शहर के तो 25,000 लोग इकट्ठा नहीं होते, तो पूरे भारत के लोगों को वो बुलाते। तो पूरे भारत से अगर 20,000 लोग भी आए तो उस शहर से 5,000 लोग तो आसानी से आ जाते। तो ये 25,000 का जमावड़ा उसके पहले किसी नीले झंडे वालों के सभा में लोग नहीं देखते थे। तो दलित आंदोलन में, आंबेडकरी आंदोलन में जो नैराश्य आया था, उन्होंने उनका भरोसा खत्म हो चुका था, वो परावलंबी हो चुके थे। लेकिन जब 30-40 हजार लोगों की भीड़ देखते, लोगों का भरोसा बढ़ गया, उनका नैराश्य खत्म हो गया। और जब वो देखते कि उत्तर प्रदेश का आदमी आया, पंजाब का आदमी आया, ये हरियाणा का आदमी आया, तमिलनाडु का आदमी आया, मध्य प्रदेश का आदमी आया, तो सारे भारत के लोग जब इकट्ठा होते तो उस राज्य के, उस शहर के लोगों को भी लगता कि हम हमारा निकम्मापन खत्म क्यों नहीं करना चाहिए। तो लोग जुड़ते गए। तो कांशीराम जी लोगों को बताते थे कि जब लोग जुड़ना शुरू होंगे तब हमारे ही लोग हमारा विरोध करेंगे। पहले तो हमके ऊपर में, हमारे ऊपर में उनका भरोसा नहीं होगा तो वो हमको हंसेंगे। दूसरे जब लोग जुटना शुरू होंगे तब वो हमको गाली देना शुरू करेंगे, क्योंकि उसका जो उसके तरफ के लोग जब हमारे पास आएंगे तब उनका बार्गेनिंग की पावर, भीख मांगने की पावर वो कम, दलाली करने की पावर कम होगी, उसका धंधा बैठ जाएगा, तो वो तो हमको शत्रु मानेगा। लेकिन तीसरे टप्पे में जो लोग हमको गाली देंगे, हमारा विरोध करेंगे, हमको दुश्मन समझेंगे, वो ही हमको ताकत देंगे और हमारे साथ में वो लोग काम करेंगे। तो ये क्या क्या कैसा कैसा होगा और इस समय हमने कैसा बर्ताव करना चाहिए। कांशीराम साहब अपने कार्यकर्ताओं को 10-10 घंटे बिठाकर वो उनको प्रशिक्षित करते थे और वो जैसा जैसा कहते थे लोग वैसा वैसा ही देखते थे। लोगों का भरोसा बढ़ते गया और पहले दफा 3 सांसद चुन कर आ गए और 30 एमएलए उत्तर प्रदेश से चुन के आ गए। तो 30 एमएलए के भरोसे पे मुलायम सिंह यादव के साथ में गठबंधन करके उन्होंने बीजेपी को बाजू में करके मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और बहुजन समाज पार्टी का और मुलायम सिंह की पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में होती है, दिल्ली में उसकी सत्ता आती है। और ये भी कैलकुलेशन कांशीराम जी लोगों को बताते रहे। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो पूरे देश के लोग उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए जाते थे और बड़ी त्याग से
कठिनाइयों का सामना करते करते लोग क्रांतिकारियों की तरह प्रचार करते थे, क्योंकि कांशीराम जी ये सिर्फ राजकीय कूटनीतिज्ञ नहीं थे, कठोर परिश्रमी थे। जब लोग कार्यकर्ता जुटते थे तो सब लोग सोने के बाद कांशीराम जी सोते थे। जब लोग उठते जागते थे तो कांशीराम साहब सबके पहले जागते थे। यहां तक कि चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ियां लाई, क्या वो सूखी है या गीली है, यहां तक वो देखते थे। लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया ये पूछते थे। और ये ऐसा नेता जिनके पास में लाखों कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए दिए, ये आदमी हाथ पर रोटी लेकर खाता था और लोगों ने उनको वर्तमान पत्र पर अखबार बिछाकर सोते समय भी जब लोग देखते थे, कांशीराम साहब का त्याग देखकर ही लोग अपने आप को त्यागी बनाना शुरू कर देते थे। बहुत परिश्रमी आदमी, ऐसा नेता मैंने नहीं देखा। इतना परिश्रम करने वाला नेता बाबा साहब के बाद लोगों ने भी नहीं देखा। वो जान के बाजी लगाने वाले होते रहते। वो अब जिन्होंने अब उनको वो अधिष्ठान भी उसका इतना जबरदस्त था कि जो उन्होंने ठान लिया उसे वो करके ही रहते। अगर लोगों को बता दिया कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और वो बात झूठ निकलेंगी, तो कांशीराम साहब का काम ऐसा नहीं था। तो वो दूरदृष्टि वाले भी बहुत थे। वो हवा का रुख समझते थे। जैसा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को तैयार करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र से चालू हो गई मूवमेंट। महाराष्ट्र में तो लोग इस मूवमेंट को उतने बड़े पैमाने पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि बदनामी करते थे। ये चमार है, ये जगजीवन राम का रिश्तेदार है, ये बहुत झूठा झूठा प्रचार करते थे। तब कांशीराम जी ने कैलकुलेशन किया, सोचा कि यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद अगर करते हैं तो हमारा कारवा आगे नहीं जाएगा, और महाराष्ट्र के लोग काम कम करते हैं और झगड़ते ज्यादा है, उनके बीच में अगर मैं फंस गया तो मेरे ये मूवमेंट ये आगे नहीं जाएंगी। तो उन्होंने महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता जुड़े थे उनको, उनकी ताकत को लेकर, उनके सहारे से उन्होंने हिंदी बेल्ट को तैयार किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश को तैयार किया, उन्होंने मध्य प्रदेश को तैयार किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को तैयार किया, उन्होंने पंजाब को तैयार किया, उन्होंने हरियाणा को तैयार किया। पंजाब से लोग सांसद चुन के आए, हरियाणा से सांसद चुन के आए, उत्तर प्रदेश से सांसद चुन के आए, मध्य प्रदेश से सांसद चुन के आए, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से भी विधायक चुन के आए, राजस्थान से भी विधायक चुन के आए। तो ये अगर महाराष्ट्र में अगर वो रुक जाते तो आंदोलन यहाँ पे फंस जाता। तो ये क्या, उनकी जो दूरदृष्टि थी वो बहुत बड़ी थी। मायावती एक बहुत जुझार वक्ता थी। कांशीराम साहब का भाषण और मायावती जी का भाषण, मायावती जी के भाषण में लोग प्रोत्साहित होते थे, उनमें वीर रस पैदा होता था और आम जनता उसके भाषण को बहुत पसंद करते थे। कांशीराम जी का भाषण मायावती जैसा स्टंटबाजी का भाषण नहीं होता, वो तो कैलकुलेशन का भाषण रहता था। वो कैलकुलेशन, वो मोमेंट को लोगों के सामने रखते थे। लेकिन मायावती मास लीडर बनती थी क्योंकि उनके वक्तृत्व के कारण वो उसमें वो ताकत थी। तो इसलिए कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में उनको सामने किया
उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में पार्टी 11 साल तक सत्ता में रही। मायावती मुख्यमंत्री जो रही 11 साल तक रही। कांशीराम जी ने उसको जब जोड़ा तब कांशीराम साहब उनको पूछते थे कि तुझे क्या बनना है, तो मायावती जी कहती थी कि मुझे कलेक्टर बनना है। तो कांशीराम जी कहते थे कि डीएम बन के तू सीएम के पीछे पीछे घूमेंगी, मैं तो तुझे सीएम बनाना चाहता हूं ताकि बहुत सारे डीएम तेरे पीछे पीछे घूमेंगे। तो मायावती ने भी अपने जीवन को समर्पित कर दिया और उन्होंने वो कलेक्टर बनने का उनका सपना था वो उन्होंने छोड़ दिया। और कांशीराम जी ने वो सच करके दिखाया कि एक महिला को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के बिठाने के लिए वो कामयाब रहे। ये उनकी दूरदृष्टि थी और वो उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता थी वो काफी मजबूत थी। जो मैच्योर लीडरशिप रहती है, जो लीडरशिप परिपक्व रहती है, उन्हें निर्णय क्षमता चाहिए और कभी कभी निर्णय कठोरता से भी लेना पड़ता। जब मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो वो तो कोई पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का वो तो कोई कार्यकर्ता नहीं थे। तो मायावती को मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव का साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर उप मुख्यमंत्री थी तो उसको मुख्यमंत्री बनाया। तो उन्होंने पहले कांग्रेस को खत्म किया, बाद में भारतीय जनता पार्टी को वहां से खत्म किया, बाद में मुलायम सिंह को वहां से कमजोर किया और बहुजन समाज पार्टी एक नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में उन्होंने लाकर खड़ी कर दी। और पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी ये एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनाने में कांशीराम साहब ये कामयाब हो गए। रिपब्लिकन बामसेफ की संकल्पना, डीएस-4 की संकल्पना और निर्माण, बीएसपी की संकल्पना और उसका निर्माण, ये बहुत अभ्यास करके, अध्ययन करके, कठोर परिश्रम करके, राजनीति कूटनीति का परिचय देकर, संगठन कौशल्य का परिचय देकर, त्याग का परिचय देकर, और ये इतना अनुशासन के भोक्ता थे, बहुत ना उनको अनुशासनहीन कार्यकर्ता पसंद था। अनुशासन को वो बहुत महत्व देते थे। 83 में जब हम जम्मू कश्मीर में गए और लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन के तहत डीएस-4 के बैनर पर हम लोगों ने वहां पे चुनाव लड़ा था, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.के. गांधी, उनको वो गांधी जी का नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन एडवोकेट गांधी वहां के नेता थे, उनको खड़ा किया था और हम लोग साइकिल से प्रचार करते थे। कांशीराम जी ने सबको 7 बजे बुलाया और हम सब लोग 7 बजे साइकिल लेकर रेडी हुए, लेकिन गांधी जो उम्मीदवार थे वो 8 बजे आए। तो हमारे सामने कांशीराम साहब ने उनको बहुत डांटा कि इसी वजह से हमारे लोग गुलामी में जी रहे हैं। अगर हम समय का महत्व नहीं समझते तो हम आज़ाद नहीं हो सकते। ये नालायकी हमको जितने जल्दी दूर करने की इच्छा मैंने
दूर हो सके उतना प्रयास हमने करना चाहिए। तो इसी तरह अनुशासन का पालन खुद भी करते थे और लोगों कार्यकर्ताओं को भी वही अनुशासन से जीने का ट्रेनिंग भी वो लोग देते थे। कांशीराम साहब अनुशासन का पालन खुद करते थे और कार्यकर्ताओं को भी अनुशासन का पालन कराने के लिए वो अनुशासन प्रियता उनका एक बड़ा सद्गुण था। अनुशासन नहीं है तो हम कामयाब नहीं हो सकते, ये बातें वो लोगों को भी बताते थे। परिश्रम करने के लिए उनके जैसा कोई दूसरा परिश्रम करने वाला आदमी नेता मैंने तो नहीं देखा। उन्होंने अपना जनसंपर्क बढ़ाया। जन आंदोलन, अलग अलग विषयों पर जन आंदोलन किए। मंडल कमीशन का आंदोलन उन्होंने बहुजन समाज में अपना जनाधार बनाने के लिए उस आंदोलन का काफी उन्होंने उस आंदोलन से मदद मिली। जनसंख्या का जो अध्ययन है, वो जनसंख्या का अध्ययन उन्होंने किया तो कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से जाति के लोग ज़्यादा है, उस हिसाब से उन्होंने ऐसे समाज के ऊपर में कंसंट्रेशन भी उन्होंने किया। और इसी तरह से उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी उन्होंने देखी। लेकिन जब वो बीमार गिर गए और बीमार गिरने के बाद वो काम से हट गए तो दूसरा आने वाला जो नेतृत्व है वो फेल गिर गया। और आज जो देश में हुकुमशाही का वातावरण दिखता है, अगर कांशीराम साहब जिंदा होते तो शायद ये नौबत देश पर नहीं आती। आज भारत देश में कांशीराम साहब का वजूद आज बढ़ता और शायद वो देश के प्रधानमंत्री भी बनते और देश एक अलग ऊंचाई पर वो ले जाने में कामयाब होते। आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ और कांशीराम साहब को नमन करके मेरी वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम।